दिनांक 8 अगस्त वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग कर रहे थे प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2। और प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 में पहले सवाल का जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है MCQ, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड सवाल से। सेकेंड सवाल में कुल 6 उप प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला सवाल है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे हल करना है। सेकंड का फर्स्ट समबाहु त्रिभुज मैंने ड्रॉ कर लिया है ABC। प्रत्येक भुजा यहाँ 2a दिया है तो AB, AC और BC से सबकी लंबाई 2a हो जाएगी। हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए A से B भुजा BC पर लंब खींच दिया AD। ये AD इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। अब इसे करने का देखिए एक तरीका तो ये है कि त्रिभुज ADC यदि हम लेते हैं तो कोण C 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। कोण D का माप 90 अंश रचना से, और कोण DAC 30 अंश का हो जाएगा। त्रिभुज का शेष कोण 180 में से 90 और 60 माइनस करेंगे तो 30 अंश मिल जाएगा। तो अब त्रिभुज ADC में 30, 60, 90 के प्रमेय के अनुसार AD बराबर √3/2 इंटू AC हो जाएगा, क्योंकि 60 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण के √3/2 गुनी होती है। उसके बाद में फिर ये AC का मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे, कैंसिलेशन होगा और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है, आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र ही लिख दीजिए सीधा, √3/2 इंटू भुजा, और भुजा का मान यहाँ 2a दिया हुआ है तो 2 कैंसिल, √3a आ गया है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 भुजा। इस सूत्र को आप याद रखिए, क्योंकि आगे के सवालों में भी ये सूत्र लगने वाला है, बार बार काम आएगा ये सूत्र। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। अब आते हैं सेकंड सवाल पर। सेकंड सवाल दूसरे का दूसरा, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 7 सेमी, 24 सेमी और 25 सेमी हैं, तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? कारण सहित लिखो। तो देखिए हमने पाइथागोरस का त्रिक का हमने किया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह तीनों माप पाइथागोरस का त्रिक होता है, और वो जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम लोग यहाँ इसे इस तरह से हल कर सकते हैं, पहले भी इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं। यहाँ सबसे बड़ी भुजा 25 थी, 25 का वर्ग 625 आ गया, नंबर 1। बाकी दोनों भुजाएं 7 और 24 हैं, तो दोनों का वर्ग करके प्लस किया, 49 + 576, 625 आ गया, नंबर 2। 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। 25 स्क्वायर का भी आंसर वही आ रहा है, 7 स्क्वायर + 25 स्क्वायर का भी आंसर वही आ रहा है। तो इसलिए 1 और 2 से 25 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर + 24 स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए 7, 24 और 25 ये पाइथागोरस के त्रिक हैं, और इसलिए दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर, सेकंड का थर्ड। किसी आयत की भुजाएं क्रमशः 11 और 60 सेमी हैं, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो आयत ड्रॉ करके देख लेते हैं, दूसरे का थर्ड। ये आयत ABCD, एक रफ़ डायग्राम बनाया है मैंने, जिसमें लंबाई 60 सेमी है और चौड़ाई 11 सेमी है। यहाँ विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज BCD यदि हम लें तो कोण C 90 डिग्री, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। त्रिभुज BCD में कोण C 90 अंश है, क्योंकि आयत का कोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ हम लगा सकते हैं। तो देखिए C यहाँ पर 90 है, मैंने आपको ट्रिक बताया था। यहाँ पर C 90 है तो C को आप छुपा दीजिए, क्या बचा? BD बचा, तो इसलिए BD का स्क्वायर बराबर। अब C यहाँ पर 90 है तो बाकी दोनों भुजा C से स्टार्ट होनी चाहिए, CB और CD। तो ये हो गया CB स्क्वायर + CD स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय लग गया। अब BC का मान यहाँ 60 दिया है, CD का मान भी दिया है, 60 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, तो दोनों को प्लस किया, 3721 आ गया।
वर्गमूल लेंगे तो BD स्क्वायर का वर्गमूल BD हो जाएगा। 3721 का वर्गमूल देखिए अब आज गुणनखंड से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है तो मैंने भाग विधि से यहाँ निकाला है 6721। इसमें सबसे पहले जोड़ी बनाते हैं। अब जोड़ी में यहाँ 6 छंग 36, यहाँ जो भी नंबर लेंगे उसका वर्ग ही यहाँ पर लेना पड़ता है। 6 हमने लिया तो 6 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, 6 का वर्ग यहाँ, 6 नीचे, ये साइड में प्लस ये साइड में माइनस, 6 6 12, माइनस किया 1 आ गया, अगली जोड़ी सीधा नीचे। तो अब देखिए यहाँ हम 1 लेते हैं तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, ऊपर भी 1 लिखना पड़ेगा और इन दोनों नंबर का गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो 121 इंटू 1 करेंगे तो 121 ही आएगा, माइनस करने पे 0, यहाँ प्लस करने पे 122। यहाँ शेषफल देखिए 0 आ गया है, इसका मतलब है 61 आंसर है। तो वर्गमूल लेने पर यह आंसर आता है 61। इसलिए आयत के विकर्ण की लंबाई 61 सेमी होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरे का चौथा सवाल, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 9 सेमी और 12 सेमी हो तो उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल। इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाएं 9 और 12 हैं तो ये 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो गया। 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144, प्लस किया 225 आ गया। वर्गमूल लेने पर कर्ण का वर्ग है, वर्गमूल लेंगे तो कर्ण हो जाएगा। 225 का वर्गमूल 15, तो कर्ण की लंबाई 15 सेमी आ गई। अब बढ़ते हैं पाँचवें सवाल पर। दूसरे का पाँचवा सवाल, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के भुजा की लंबाई x हो तो उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं सर्वांगसम हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये पांचवा सवाल देख लीजिए। यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहाँ BA और BC का माप समान है, मैंने इसे x मान लिया है। यहाँ हमें कर्ण का माप ज्ञात करना है। कर्ण AC है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण B 90, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए B 90 है तो B यदि हम छुपा दें तो क्या बच रहा है, AC बच रहा है। तो AC का वर्ग बराबर B 90 है तो BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को हमने x माना है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो गया। वर्गमूल लेने पर AC स्क्वायर का वर्गमूल AC, 2 का वर्गमूल √2, x स्क्वायर का वर्गमूल x, तो कर्ण की लंबाई यहाँ पर आ जाएगी √2x। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरे का छठा सवाल, त्रिभुज PQR में PQ √8 है, QR √5 है, PR √3 है, तो क्या त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है? यदि है तो उसका कौन सा कोण समकोण होगा? तो समकोण त्रिभुज है या नहीं उसका एक ही तरीका है कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं वो भुजाएं वो ज्ञात कर लें। तो उसका तरीका क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल दीजिए। देखिए √8, √5, √3 में √8 सबसे बड़ी भुजा है यानी कि PQ सबसे बड़ी भुजा है। तो PQ का वर्ग यानी कि √8 का वर्ग 8 हो गया नंबर 1। बाकी दोनों भुजाएं QR स्क्वायर और PR स्क्वायर करेंगे तो √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर यानी 5 + 3 8 आ गया नंबर 2। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल सेम आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 से PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। इसलिए √8, √5, √3 पाइथागोरस का त्रिक है और इसीलिए त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। फिर पूछा है कि इसमें समकोण कौन सा कोण समकोण होगा? तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका सम्मुख कोण ही समकोण होता है। यहाँ सबसे बड़ी भुजा PQ है क्योंकि उसका माप √8 है। तो PQ का सम्मुख कोण कैसे पहचानेंगे? देखिए PQ में R गायब है, यहाँ 3 ही अक्षर है त्रिभुज में PQR। तो PQ यदि हम ले रहे हैं तो देखिए R गायब है, यहाँ पर R नहीं है, तो बीच में यदि हम R लिख देते हैं तो सम्मुख कोण मिल जाता है। तो भुजा PQ का सम्मुख कोण PRQ
यही समकोण होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा का यानी कि कर्ण का सम्मुख कोण है। कोण PRQ समकोण होगा। तो सेकंड के 6 सवाल पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, त्रिभुज RST में कोण S 90, कोण T 30, RT 12 है, 12 सेमी है, तो RS और ST का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माप देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ 30, 60, 90 का प्रमेय लगने वाला है। तो कैसे हल करेंगे? आकृति बना करके करेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ एक त्रिभुज मैंने RST मान लिया, जहाँ पर एक बार फिर से किताब की तरफ देख लेते हैं। यस, RST यहाँ नाम दिया हुआ है, जिसमें S 90 है, तो इस अनुसार ही यहाँ आकृति बनानी है। RST है जिसमें S 90 है, RT का मान 12 दिया हुआ है, कोण T 30 अंश दिया है और हमें SR और ST के माप ज्ञात करने हैं। तो कैसे इसे हल करेंगे? त्रिभुज RST में जो त्रिभुज यहाँ पर हमने लिया है, वो त्रिभुज में कोण S का माप 90 और कोण T का माप 30 दिया गया है, तो ये कारण दत्त आ गया। बचा कौन सा माप? कोण R का माप हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। तो तीसरा कोण का माप ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है? जो दिए गए माप हैं, दिए गए दो कोण के माप हैं, उनको 180 से माइनस कर दो। तो 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 आएगा, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसलिए जो तीसरा कोण R है उसका माप 60 अंश हो जाएगा। ब्रैकेट में आप कारण लिख सकते हैं शेष कोण। अब यहाँ एक 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश हो गया, तो 30, 60, 90 का यहाँ प्रमेय लग जाएगा। इसमें सबसे पहले 30 अंश की सम्मुख भुजा ले लेते हैं। 30 अंश यहाँ पर T है, इसकी सम्मुख भुजा है RS। RS बराबर कर्ण बटे 2, कर्ण यानी 90 के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, तो RT बटे 2। RT यहाँ 12 है, तो यानी 12 बटे 2 6 आ गया, 6 सेमी। यहाँ हम लिख सकते हैं 30 अंश की सम्मुख भुजा है, इसीलिए फार्मूला यहाँ लगा। इसके बाद 60 अंश की सम्मुख भुजा, 60 अंश क्या है? R यहाँ 60 है, तो R की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ST। ST बराबर ये साइड सेम RT बटे 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर √3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको। RT बटे 2 यहाँ भी है। 30 अंश की सम्मुख भुजा में भी कर्ण बटे 2 आता है, 60 अंश की सम्मुख भुजा में भी कर्ण बटे 2 आता है, खाली यहाँ पर √3 एक्स्ट्रा लग जाता है, वो ध्यान रखिए। तो √3 RT बटे 2, RT का मान 12 यहाँ दिया ही है, फिर 2 छंग 12 यानी 6√3 सेमी आ गया। ब्रैकेट में यहाँ कारण आप लिख सकते हो, 60 अंश की सम्मुख भुजा थी, इसीलिए ऐसा फार्मूला हमने लगाया। तीसरा सवाल यहाँ समाप्त होता है। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिए क्या है। किसी आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेमी तथा उसकी लंबाई 16 सेमी हो, तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम ड्रॉ कर देंगे आयत का, तो सरल हो जाएगा। तो चौथा सवाल देखिए, ये आयत ABCD मैंने बना दिया है। यहाँ आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेमी दिया है, इसकी लंबाई BC 16 सेमी दिया है, विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कि कर्ण ज्ञात करना है और समकोण बनाने वाली एक भुजा ज्ञात है। यदि समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा भी हमें मिल जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर BD मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है CD ज्ञात करना। वो ये जो सूत्र यहाँ दिया है, ये जो जानकारी दी गई है आयत का क्षेत्रफल, इसकी सहायता से DC ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल लंबाई यहाँ पर क्या है? BC है, तो लंबाई के स्थान पर BC लिख दिया। चौड़ाई यहाँ DC है, तो चौड़ाई के स्थान पर DC लिख दिया। आयत का क्षेत्रफल का माप 192 दिया है, तो उसके स्थान पे 192 आ गया। BC के स्थान पे 16, DC हमें नहीं पता है तो वैसे ही लिख दिया है। 16 वो साइड में लिया तो भाग हो गया, और कैंसिलेशन करेंगे तो DC 12 सेमी आ गया। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। त्रिभुज BCD में कोण C 90 है, तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे मैंने बताया था, C 90 है, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर बराबर CB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। तो अब यहाँ BC और CD का मान हमने ऊपर ज्ञात ही किया है, दोनों मान यहाँ डाल दिया। 16 स्क्वायर
256, 12 स्क्वायर 144 प्लस किया 400 आ गया। बी डी स्क्वायर 400 वर्गमूल ले लेंगे तो बी डी स्क्वायर बी डी हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बी डी मिल गया, यानी आयत का विकर्ण यहाँ पर मिल गया 20 सेमी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपको नीचे लिखना चाहिए, इसलिए आयत के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। तो अब देखते हैं पांचवा सवाल क्या है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेमी है, तो उस त्रिभुज के भुजा की लंबाई तथा उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए सेकंड के पहले सवाल में ही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र मैंने आपको बताया था, वही सूत्र यहाँ पर लगाना है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा/2। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 दी गई है, तो हम ऊंचाई का मान डाल दिया। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो √3 इंटू भुजा वैसे ही रहेगा और ये 2 इंटू √3 हो जाएगा। √3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो भाग हो जाएगा, √3 कैंसिल, भुजा इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर हो गई। अभी परिमिति पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, 3 गुणे भुजा। तो ये 3 और भुजा के का माप 2 आया है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज की परिमिति 6 सेंटीमीटर, ये दोनों पूछा था और ये यहाँ पर ज्ञात हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है यहाँ छठा सवाल। छठा सवाल देखिए, यहाँ पर माध्यिका वाला सवाल है, यानी अपोलोनियस का प्रमेय लगेगा, जबकि ऊपर अपोलोनियस यहाँ कैंसिल कर दिया गया था पूरी तरह से। अपोलोनियस का प्रमेय कैंसिल है, इसलिए ये इस पर आधारित सवाल पूछा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक कैंसिलेशन मार्क नहीं किया गया है, लेकिन ये सवाल आप कट कर दीजिए। फिर भी मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ, क्योंकि किसी और वर्ष के बच्चों के लिए काम आ सकता है। देखिए छठा सवाल त्रिभुज ABC है, जिसमें कि AP माध्यिका है। AP माध्यिका किसको बोलते हैं, कोई भी शीर्ष बिंदु और उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। तो ये AP, और जिस त्रिभुज में माध्यिका दी हो वहाँ अपोलोनियस का प्रमेय लगता है। अपोलोनियस का प्रमेय कैसे लगता है, उसका एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, अभी के अभी याद हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AP माध्यिका है, तो देखिए अपोलोनियस कैसे लगाएंगे। त्रिभुज में और माध्यिका में देखिए एक पॉइंट कॉमन है। कौन सा पॉइंट कॉमन है, देखिए A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, तो हमारा फार्मूला A से ही चालू होगा। जो कॉमन पॉइंट है माध्यिका में और ट्रायंगल में, वहाँ से फार्मूला चालू करिए। तो ये हो जाएगा आपका AB² प्लस AC² बराबर, उसके बाद 2AP², यानी A से ही चालू करना है। AB² AC² AP²। तो सबसे पहले, क्योंकि A कॉमन पॉइंट है, तो सबसे पहले A से ही सारी भुजाएं आ जानी चाहिए। तो AB² AC² और ये AP² ये सब आ गया। तो A से ख़त्म होने के बाद अगला पॉइंट बचता है माध्यिका में P। तो P से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए PA तो हम पहले ही लिख चुके हैं, यानी AP ये। तो बचा क्या है, PB और PC ही बच रहा है। तो PB और PC दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, क्योंकि PB और PC दोनों समान ही है, क्योंकि P BC का मध्य बिंदु है। तो तीसरे लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, PB या PC, उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। A कॉमन पॉइंट था, इसलिए AB AC और AP। तो AB² AC² AP², लास्ट में बचता है PB और PC, तो ये PB² लिख दिया मैंने। अब सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सब के ऊपर स्क्वायर रहेगा। देखिए AB² BC² AP² PB², सब के ऊपर स्क्वायर रहना चाहिए, और राइट साइड में दोनों के साथ 2 का गुणा हो जाएगा। दोनों पद में 2 और 2 लग जाएगा, गुणांक 2 लग जाएगा। तो ये छोटा ट्रिक है, जिससे अपोलोनियस का प्रमेय आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उसी अनुसार मैंने यहाँ लगाया है। देखिए अब AB² प्लस AC² का मान हमें यहाँ दिया है 260, तो इसके जगह पे 260 लिख सकते हैं।
AP हमें ज्ञात ही करना है तो AP की जगह पे AP लिखना पड़ेगा। ये जो PB है, PB ये BC का आधा रहेगा क्योंकि P मध्य बिंदु है, तो PB को हम BC/2 लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप इस तरह से आ जाएगा, ये 260 मान डाल दिया और ये PB माध्यिका थी तो BC/2 लिख दिया उसके जगह पे। ये हमें ज्ञात करना है तो ये वैसे ही लिख दिया। BC का माप 18 दिया हुआ है, तो BC का माप 18 कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये बाकी ये तीनों स्टेप में ये यहाँ तक तो आपको एज इट इज़ लिखना है। सिर्फ ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है ब्रैकेट वाला, सिर्फ ये 1 2 3 यहाँ पर सिर्फ मैंने इस टर्म को सॉल्व किया है, बाकी सारे पद वैसे के वैसे लिखे हैं। यहाँ पर भी देखिए 9², अभी भी मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। 9² 81, फिर 81 × 2 162। तो ये 1 2 3 4 5 ये पाँचों स्टेप में सिर्फ मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया है, बाकी ये जो टर्म है यहाँ तक ये एज इट इज़ लिखा है मैंने। इसके बाद में 162 लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, 92 आ गया। 2 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ भाग हो जाएगा और 49 आ जाएगा। वर्गमूल लेने पर AP² का वर्गमूल AP, 49 का वर्गमूल 7, तो माध्यिका AP का मान 7 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। समकोण त्रिभुज ABC में आधार BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि 1/3 PC बराबर 1/3 BC। तो यदि AB 6 हो तो AP का मान ज्ञात करो। यहाँ सवाल में एक करेक्शन है, यहाँ सुधारना पड़ेगा आपको सवाल। ये समकोण त्रिभुज ना हो करके समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, समकोण के जगह पे समबाहु लिखना पड़ेगा आपको। ये अपने किताब में आप सुधार कर लीजिए, समकोण ना हो करके ये समबाहु है। तो सवाल के अनुसार आकृति कैसे बनेगी देखते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC, तो ABC समबाहु त्रिभुज है। BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि ये जो PC है, ये जो PC है 1/3 BC, यानी BC का 1/3 है। यानी PC को 3 बार प्लस करेंगे तब ये BC मिलेगा। और इसमें AB का माप 6 दिया है, तो जब AB 6 है तो यहाँ AC BC सभी भुजाएं 6 हो जाएंगी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब हमें AP का मान पूछा है इसलिए AP यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, तो AP को यहाँ मिला दिया है। AP ज्ञात करना है, AP हमने मिला दिया। अब समकोण त्रिभुज लाने के लिए, पाइथागोरस का प्रमेय लगाने के लिए यहाँ पर मैंने AD लंब खींच दिया है BC पर। तो देखिए अगर ये त्रिभुज ADP में अगर हमें AD और DP का मान मिल जाए तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AP का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये AD और DP का मान कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। ये AD देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, और अभी तक 2 बार मैंने बता दिया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो √3/2 इंटू भुजा होती है। तो AD बराबर √3/2 इंटू भुजा यानी कि 6। तो इस तरह से इस फार्मूले से समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के फार्मूले से AD मिल जाएगा। अब DP कैसे मिलेगा देखिए, सबसे पहले तो PC यहाँ 1/3 BC दिया है और BC का माप 6 है, तो 1/3 इंटू 6 करेंगे, 6 का 1/3, 6 में 3 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। तो PC यहाँ पर 2 मिल जाएगा, PC का माप यहाँ पर 2 मिल जाएगा। फिर देखिए समबाहु त्रिभुज में ये जो शीर्ष लंब होता है ये आधार को समद्विभाजित करता है। तो ये BC 6 है तो ये BD और DC दोनों 3 हो जाएगा, यानी DC का माप 3 हो जाएगा। तो देखिए DC 3 और PC का माप यहाँ पर 2 मिल रहा था इस दी गई जानकारी के अनुसार। तो DC का माप है 3, PC का माप है 2, तो DP 1 मिल जाएगा। तो DP कैसे निकालेंगे, DC में से PC माइनस कर देंगे। इस DC में से PC को अगर निकाल दें तो DP ही बचेगा।
तो DC 3 है और PC 2 है, तो 3 - 2 करेंगे तो DP 1 आ जाएगा। तो इस तरह से AD और DP के माप मिल जाएंगे। फिर पाइथागोरस लगा करके हम AP निकाल लेंगे। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले तो दत्त में सवाल में जो जानकारी दी है वो मैंने लिख दिया है। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। यहाँ AB का माप 6 है, PC 1/3 BC है और AP हमें ज्ञात करना है। यहाँ एक रचना हमें करनी पड़ी। क्या रचना करनी पड़ी? AD लंब BC खींचा, तो AD लंब BC खींचा, ये रचना है। तो अब सबसे पहले आइए ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं AD। तो फार्मूला क्या है? AD √3/2 AC। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र है ये। AC की जगह पे आप कोई भी भुजा ले सकते हैं, यहाँ पर सब भुजा का माप सेम ही है। तो भुजा की लंबाई 6 है, तो AC की जगह पे 6 आ गया। 6 में 2 से भाग देंगे 3, तो AD का माप मिल गया 3√3। तो ये AD हमें मिल गया है। अब DP निकालने के लिए आपको PC और DC ये दो चीज़ें निकालने पड़ेंगी। तो आइए पहले PC निकाल लेते हैं। PC ये जो जानकारी दी है इसी के से निकल जाएगा PC। अच्छा, PC के पहले यहाँ DC ज्ञात किया है, तो DC, ठीक है, DC या PC में से कोई भी पहले ज्ञात कर सकते हैं। तो DC कैसे निकालेंगे? जो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है, तो जो DC है वो BC का हाफ होगा। तो ये जो DC है वो BC का हाफ होगा और BC भुजा की लंबाई 6 दी है, तो 6 का हाफ यानी 3, तो DC हो गया 3 सेमी। तो DC हमें 3 सेमी मिल गया। ये नंबर 1 में हमने AD ज्ञात किया, नंबर 2 में DC ज्ञात किया। अब हम ये PC ज्ञात कर लेंगे। PC कैसे ज्ञात करेंगे? ये दी गई जानकारी के अनुसार। तो PC बराबर BC/3 ये दिया गया है दत्त। भुजा की लंबाई 6 है, तो BC के स्थान पर 6 आ गया। 6 में 3 से भाग देंगे 2 मिल जाएगा। PC 2 मिल गया, नंबर 3 हो गया। अब देखिए आकृति में DP और C एक रेखा में है। D', P', C, देखिए DP और C। तो इसलिए ये DP + PC = DC। 9th में आपने किया होगा, याद होगा आपको। DP + PC = DC। DP + PC = DC हो जाएगा। फिर DP हमें ज्ञात करना है। PC और DC का मान डाल दिया, ये 2 राइट साइड में शिफ्ट किया, तो DP 1 हो गया। तो अब यहाँ DP भी मिल गया हमें, DP भी मिल गया और AD भी मिल गया। तो आप त्रिभुज ADP में पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये त्रिभुज ADP में कोण D 90 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। D 90 है, तो AP का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर + DP स्क्वायर। फिर AD का मान देखिए 1 में हमको पता है और DP का मान 4 में हमने निकाला है। तो AD और DP का मान डाल दिया। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 और 4 से AD और DP का मान रखने पर। तो अब इसका वर्ग कैसे होगा? देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 9 × 3 हो जाएगा ये। और ये 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 9 × 3 + 1। तो आ गया 9 × 3 + 1, 9 × 3 = 27 + 1 28। AP स्क्वायर 28 हो गया। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल देखिए कैसे होता है। 7 चौक 28 होता है। 7 चौक 28, तो 7 का वर्गमूल √7 और 4 का वर्गमूल 2 √7। तो AP का मान यहाँ 2√7 आ गया। तो ये 7वां सवाल था। फिर 8वां सवाल देखिए, ये अपोलोनियस के आधार पर है और अपोलोनियस इस वर्ष 2020-2021 के लिए कैंसिल किया गया है, इसलिए इस सवाल को फ़िलहाल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो ये रिड्यूस हो चुका है। इसी प्रकार 9वें सवाल में भी अपोलोनियस के आधार पर ही ये सवाल करना था, इसलिए ये सवाल भी कैंसिल कर दिया गया है, सिर्फ इस सत्र के लिए, वर्ष 2020 और 21 के लिए। अगला सवाल है 10वां सवाल। ये आखिरी सवाल करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद बाकी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।
सीमा और नेहा एक ही स्थान से पूर्व और उत्तर की दिशा में एक ही गति से, एक ही स्पीड से चलना प्रारंभ करती हैं और 2 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी 15√2 किलोमीटर हो जाती है। तो उनकी प्रति घंटा गति ज्ञात कीजिए। तो सीमा पूर्व दिशा की तरफ चल रही है, नेहा उत्तर दिशा की तरफ चल रही है, दोनों एक ही गति से जा रही हैं। तो ये आकृति कैसे बनेगी देखिए। मैप में नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, उत्तर जो है वो ऊपर की तरफ होता है, राइट साइड में पूर्व होता है और लेफ़्ट साइड में पश्चिम होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि सीमा और नेहा दोनों ई पर खड़ी हैं, बिंदु ई पर हैं। सीमा पूर्व की तरफ बढ़ती है और बिंदु एस पर पहुंचती है 2 घंटे बाद, और जो नेहा है वो उत्तर दिशा की तरफ उसी स्पीड से बढ़ती है जिस स्पीड से सीमा गई थी, और वो भी 2 घंटे बाद बिंदु एन पर पहुंचती है। दोनों की गति सेम है। अब 2 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी जो है यानी कि NS वो 15√2 किलोमीटर हो जाती है। तो यहाँ पर हमें उनकी गति ज्ञात करनी है कि वो किस गति से वो लोग चल रहे थे। यहाँ पर देखिए, समय दिया है 2 घंटा, दोनों 2 घंटे तक चले हैं। सीमा पूर्व की दिशा में चली है 2 घंटे तक और नेहा उत्तर की दिशा में 2 घंटे तक चली है। हमें उनकी गति ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि माना दोनों की गति x है। तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए। माना सीमा तथा नेहा 2 घंटे पश्चात आकृति अनुसार बिंदु S और N पर हैं तथा दोनों की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये सूत्र है गति बराबर दूरी बटे समय। तो गति हमने x माना है, दूरी हमें वहाँ पता नहीं है और समय यहाँ 2 घंटे हैं। तो समय की जगह पे 2 तिर्यक गुणा कर दिया तो दूरी 2x आ गई, यानी दोनों की दूरी 2x हो जाएगी। सीमा की दूरी भी 2x और नेहा की दूरी भी 2x। तो ES और EN दोनों 2x हो जाएगा। ES बराबर EN बराबर 2x। अब हम पाइथागोरस यहाँ पर इस त्रिभुज में लगा सकते हैं। त्रिभुज NES में E 90 है, तो इसलिए NS स्क्वायर बराबर ES स्क्वायर प्लस EN स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस लग गया। SN का मान डाल दिया 15√2, ये 2x, ये 2x। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15 225, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये हो गया 8x स्क्वायर। अब 8 को हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो भाग हो गया, 2 चौक 8 कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन वाला पार्ट आपको पेंसिल से करना है या फिर आप डायरेक्ट भी करके दिखाएंगे। ये कैंसिलेशन आपको करना नहीं है पेन से, कैंसिलेशन या तो पेंसिल से करिए या डायरेक्ट भी कैंसिल करके ये सीधा ये स्टेप लिखते हैं तो भी चलेगा। तो कैसे आया स्टेप, 2 और 2 चौक 8 होता है तो 225/4 हो गया। वर्गमूल लेने पर x स्क्वायर का वर्गमूल x, 225 का वर्गमूल 15, 4 का वर्गमूल 2। अब 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 आ गया। अब यानी कि x को हमने उनकी गति माना था, यानी सीमा तथा नेहा की गति 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो भाग है, शेष जो बचा हुआ है प्रकृति पर संग्रह 2 के जो सवाल बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको प्रेषित करूंगा। इसे ध्यान से समझिए, बार बार रिपीट करके बार बार सुनिए, बार बार देखिए वीडियो को और अच्छे से समझ करके अपने मन से नोटबुक में हल करिए। कोई बात ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।